हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के दूसरे लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि रेंज यानी सीमा, मीन यानी माध्य, मीडियन यानी माध्यिका या माध्यक, मोड यानी बहुलक, क्लास यानी वर्ग, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, टेलीमार्क यानी मिलान चिन्ह, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह और आंकड़ों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के विभिन्न प्रकार को समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? यह सीखा है कि स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो कि क्या करती है? डेटा कलेक्ट करती है यानी आंकड़ों को संकलन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, एनालिसिस करती है, इंटरप्रिटेशन करती है और फिर उसका प्रेजेंटेशन करती है। आइए अब देखते हैं कि अपरिष्कृत यानी अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसे अंग्रेजी में रॉ डेटा कहते हैं, ये क्या होता है। तो रॉ डेटा का मतलब होता है अव्यवस्थित आंकड़ा। ये इतना बड़ा होता है जिसमें आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बाय 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। एक 40 स्टूडेंट का वर्ग है जिसमें गणित की परीक्षा हुई है और इतने मार्क्स आए हैं गणित में 40 स्टूडेंट को, अलग अलग मार्क्स हैं। तो यदि मुझे पता करना रहे कि कितने स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो कैसे पता चलेगा? कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, ग्रेड किस स्टूडेंट को कितना मिला है, ए बी सी डी जो ग्रेडिंग होती है, हाईएस्ट मार्क्स क्या था, लोवेस्ट मार्क्स कितना रहा है। तो बड़ी समस्या हो जाएगी यदि इस तरह का डेटा हमें मिले तो। उसी प्रकार से सिमिलर सिचुएशन होता है जब कोई एक डाकिया चिट्ठी को बांटता है, लेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके पास बहुत सारे लेटर होते हैं। कबाड़ी वाला होता है जिसको कि बहुत सारे बोतल, प्लास्टिक, पेपर, उसको क्या करना, रिसाइकिल करना होता है और फिर उसको बेचना होता है। उसी प्रकार से जनगणना होती है, सेंसस होता है, जिसमें जनगणना होती है तो समझ लीजिए कि 121 करोड़ लोगों की जनगणना हुई होगी 2011 में। तो इतना बड़ा डेटा है, उसमें हमको पता करना है कि लिटरेसी रेट कितना था यानी साक्षरता की दर कितनी थी, पॉपुलेशन टोटल कितना था अकॉर्डिंग टू जेंडर यानी मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, अर्बन और रूरल कितना था, उसका अर्बन कितना था, रूरल यानी शहरी क्षेत्र कितना था, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी, राज्यों की अलग अलग जनसंख्या कितनी है, जिलों की अलग अलग जनसंख्या कितनी है, बीपीएल होल्डर कितने हैं, एपीएल होल्डर कितने हैं, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है। तो बहुत समस्या हो जाएगी यदि हमें ये रॉ डेटा यानी अवर्गीकृत या अपरिष्कृत डेटा मिले तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि डेटा को क्लासिफाई किया जाता है यानी उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए देखते हैं डेटा का वर्गीकरण कैसे होता है। तो डेटा को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एरे क्लासिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं क्रम में सजाना, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण। तो जो एरे होता है वो दो तरह से होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम सभी ने 4th और 5th के स्टैंडर्ड में आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आंकड़ों को सजाना सीखा था। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में, अवरोही मीन्स घटते क्रम में। तो हमारे पास वही डेटा है, हम इसको एरे यानी क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स हैं वो पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती रहेगी, मार्क्स की बढ़ते रहेगा और सबसे लास्ट में रहेगा हाईएस्ट मार्क्स। इसको कहते हैं आरोही क्रम में। इसे बताने की जरूरत नहीं है, डिटेलिंग आप सबको पता है। दूसरा तरीका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में। तो जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको पहले लिखेंगे, फिर घटाते चले जाएंगे और सबसे लास्ट में जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स आएगा वही रहेगा। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये बहुत सिंपल है। तो ये जब सजा लेंगे हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, तो यदि हमको पूछा जाए कि हाईएस्ट मार्क्स कितना था, तो बहुत आसान है। आरोही क्रम में जो सबसे अंतिम वाला डेटा होगा वो हाईएस्ट मार्क्स हो जाएगा, और अवरोही क्रम में जो सबसे पहला डेटा होगा वो हो जाएगा हाईएस्ट मार्क्स 98 और लोवेस्ट मार्क्स 5 है। आरोही क्रम में जो पहला डेटा है वो है लोवेस्ट, और अवरोही क्रम में जो अंतिम वाला डेटा है वो है लोवेस्ट, यानी कि बहुत आसान हो जाता है इसको। तो इस तरह से एरे क्लासिफिकेशन के द्वारा हम डेटा के हाईएस्ट नंबर को जान सकते हैं और लोवेस्ट नंबर को जान सकते हैं। उसके बाद एक टर्म है रेंज। तो रेंज मतलब क्या होता है? सीमा।
तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डेटा रहेगा, हाईएस्ट इसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है 98 है, हाईएस्ट नंबर में लोएस्ट नंबर को घटा देंगे, लोएस्ट नंबर क्या है 5, घटा दीजिए, 98 में 5 गया 93, यही हमारा रेंज हो गया। बहुत आसान है। उसके बाद सेकेंड टर्म है मीन यानी माध्य। तो सांख्यिकी में माध्य का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, टोटल जितना डेटा है सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ डेटा जितना डेटा है उससे भाग दे दीजिए। जैसे कि इसी केस में लेते हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन मैथ इन ए क्लासरूम। तो इसी डेटा को लेते हैं, 40 स्टूडेंट का डेटा है, मैथ का मार्क्स इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी डालेंगे, रॉ डेटा से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध सजाने की जरूरत नहीं होती है। तो मीन क्या करेंगे हम लोग, इसमें टोटल मार्क्स जितने स्टूडेंट ने लाए हैं सभी को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, सबको जोड़ करके और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे देंगे। तो पहले स्टूडेंट का मार्क्स, फिर दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स, इस तरह से करके चारों 40 स्टूडेंट के मार्क्स को जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिया मैंने, 5, 16, 20 ऐसे करके टोटल सबको जोड़ करके फिर 40 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1912, आप जोड़ के देखिए, और फिर 40 से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, जिसको कहेंगे माध्य 47.80। बहुत आसान है मीन निकालना। अब आते हैं मीडियन यानी माध्यिका, या जिसको माध्यक भी कहते हैं। तो मीडियन यानी माध्यिका का मतलब होता है बीच का वैल्यू। जैसे असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उसका बीच का वैल्यू। जैसे उदाहरण लेते हैं इसको कि यदि टोटल डेटा ऑड नंबर में है यानी विषम संख्या है टोटल, जैसे ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, टोटल कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है, तो ये विषम संख्या है डेटा की, तो इसमें बीच वाला वैल्यू ले लेंगे, बहुत आसान है। तो 3 छोड़ देंगे, चौथा वाला ले लेंगे, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बीच वाला वैल्यू यहाँ है ना, बीच का वैल्यू ले लेंगे, तो 43 इसका मीडियन निकल गया, यानी कि माध्यिका या माध्यक 43 हो गया। लेकिन यदि डेटा इवन हो यानी यदि सम में हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए डेटा टोटल है 1 2 3 4 5 6 डेटा है, तो ये सम संख्या हो गया डेटा का, तो इसमें बीच कैसे निकलेगा, इसमें बीच करेंगे तो ये 2 संख्या आ जाएगी बीच की, इधर 2 छूट जाएगा इधर 2 छूट जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच का 2 संख्या है उसका एवरेज निकालेंगे यानी उसका मीन निकालेंगे। तो 20 का संख्या क्या था 30 और 40, 30 और 40 को जोड़ करके फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 और 40 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 35 इसका निकल गया मीन। अब हम जो डेटा स्टूडेंट का है 40 स्टूडेंट्स का मैथ में, उसका मीन निकालते हैं। तो यही डेटा था हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी किया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 40 है, तो 40 स्टूडेंट में बीच का हिस्सा कौन सा होगा, बीच का हिस्सा होगा एक तरफ 19 रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 20 रहेगा, फिर 21 रहेगा, और फिर इधर 19 आंकड़ा आ जाएगा, यानी 19 19 38 और ये 2 40। तो 20वां और 21वां जो नंबर होगा वही बीच का होगा। तो देखते हैं 20वां और 21वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये संख्या आ जाएगा 20वां और 21वां, यानी कि 20वां कितना है 45 और 21वां है 46, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 45.5, यही निकल गया हमारा मीडियन यानी कि माध्यिका। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब मोड की चर्चा करते हैं हम लोग। मोड यानी बहुलक। तो मोड का डिफिनेशन यही है कि सबसे अधिक बार वो रिपीट होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर। एग्जांपल लेते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा है, इस डेटा को देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। देखिए 2 संख्या 2 बार रिपीट हुई है, 3 संख्या 3 बार रिपीट हुई है, ये तो एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, 25 है 2 2 4 बार हुई है। तो इसमें देखेंगे कि 25 संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, यानी 4 बार रिपीट हुई है। उसके बाद आता है 3 का नंबर, वो भी 3 ही बार हुआ है। तो हमको तो सबसे अधिक रिपीट होने वाली संख्या को देखना है, तो इसका मोड निकल गया 25, क्योंकि 25 4 बार आया है। ठीक है, एक और डेटा लेते हैं, ये डेटा है
ये भी असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में सजा हुआ है। इसमें देखेंगे तो 2 2 बार है, 3 3 बार है, फिर 25 भी 3 बार, तो 25 भी 3 बार है, ये 3 भी 3 बार है। तो इसमें क्या निकलेगा दोस्तों? इसमें कोई मोड नहीं होगा, कोई बहुलक नहीं होगा, क्योंकि 3 और 25 दोनों बराबर बराबर संख्या में अधिक बार रिपीट हुई है, तो इसका माध्यक नहीं होगा, तो इसका बहुलक नहीं होगा, कोई बहुलक नहीं होगा इसका। उसी प्रकार से जो हमारे पास डेटा था 40 स्टूडेंट का, इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो 47 सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, 4 बार रिपीट हुई है, तो इसीलिए 47 ही इसका बहुलक यानी मोड हो जाएगा। एरे क्लासिफिकेशन के बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण पे। तो आपने ये फिगर देखा होगा, कहीं क्लास में पढ़ा होगा 10th के पहले, ये सारणी देखा होगा, यही है बारंबारता सारणी। इसमें देखेंगे तो एक क्लास होती है, वर्ग होती है, टेलीमिक मिलान चिन्ह होता है, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, और क्लास वर्ग। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपको वर्ग, ये है आपको टेलीमार्क, ये है फ्रीक्वेंसी, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही वर्ग चिन्ह कहते हैं। एक एक करके देखते हैं, कोई डेटा लेकर के ये क्या है और कैसे बनता है। वर्ग मतलब क्या होता है? डेटा को क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे ये टोटल 40 स्टूडेंट का डेटा है, तो हमने क्या किया, इसको 5 बराबर बराबर भागों में बांट लिया, 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 100। इस तरह से हमने पूरे डेटा को 5 भाग में बांट लिया। तो ये जो हमने बांटा है बराबर बराबर भागों में, इसी को वर्ग या क्लास कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों का क्लास इंटरवल समान होना चाहिए। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? तो ये 0 जो होता है शुरू वाला, इसको कहते हैं निम्न वर्ग। किसी में यहाँ भी निम्न वर्ग हो गया 20, इसमें है निम्न वर्ग 40, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहेंगे उच्च वर्ग, इसमें 20 है और इसमें 40 है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। यानी 20 में 0 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 20 आएगा, वो वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर 40 में भी 20 घटाएंगे तो यहाँ भी वर्ग अंतराल समान होगा, सभी में समान वर्ग अंतराल है। तो ये ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इसको कहते हैं इंक्लूसिव अपवर्जी विधि। इसमें देखिएगा एक समस्या है, यहाँ भी 20 आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ भी 20 दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे केस में समस्या हो जाती है क्या, जैसे मान लीजिए इसमें तो वैसा समस्यात्मक कोई डेटा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा रहता 60, तो 60 को आप किस में दिखाते? 60 तो इसमें भी है, क्या यहाँ दिखाते या यहाँ दिखाते? आप दोनों में से किसी में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा को रिपीट नहीं होना है। तो ये कंफ्यूजन हो गया ना कि दोनों जगह पे यहाँ भी डेटा आ रहा है और यहाँ भी डेटा आ रहा है। तो ये इंक्लूसिव मेथड की कमी है, इसको दूर करता है एक्सक्लूसिव मेथड यानी समावेशी विधि। इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा रिपीट नहीं हुआ है, 0 से 20 यहाँ लिया गया है, फिर यहाँ 21 से 40 किया गया है, यानी 20 तक यहाँ आएगा, फिर 21 के बाद 40 तक यहाँ आएगा, फिर 41 से 60 यहाँ आएगा, फिर 61 से 80 यहाँ आएगा, फिर 81 से। तो ये है समावेशी विधि। तो यदि इसमें 60 हमको दिखाना रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, 60 दिखाना है तो आराम से इसमें दिखा लीजिए, 60 यहां पर दिख जाएगा ना। तो ये है वर्ग। अब हम चलते हैं टेलीमार्क की तरफ यानी मिलान चिन्ह की तरफ। टेलीमार्क एक प्रकार का चित्रात्मक यानी पिक्चोरियल फॉर्म है डेटा का। तो देखते हैं कि 0 से 20 तक कितना डेटा है। तो देखिएगा 0 से 20 तक 1 2 3 डेटा है, 3 डेटा है तो 3 लाइन खींच देंगे इसमें हम लोग, 1 2 3, जिसमें एक लाइन एक डेटा को शो कर रहा है। 21 से 40 तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो इसमें देखिए मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे 10 का, 1 2 3 4 और 5वां इसी पर करेंगे। ये नियम होता है कि 4 के बाद 5वां इसी पे करना होता है क्रॉस वे में, यानी ये 5 का बंडल बन गया, फिर 5 बनाएंगे, 10 था डेटा टोटल, 1 2 3 4 और फिर ये 5वां, ये हो गया। अब 41 से 40 तक का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ हुआ 16 17 18 19, टोटल 19 डेटा है
41 से 60 के बीच में। 19 कैसे बनाएंगे? 5 5 का 3 बंडल बनाएंगे पहले, 1 2 3 4, एक बंडल ये बन गया, फिर 1 2 3 4, फिर ये बना, उसके बाद 1 2 3 4 ये बन गया, 15 हो गया। इसको बढ़िया से मिला दीजिएगा, यहाँ अच्छा से मिल जाएगा ये। उसके बाद फिर 4 बना देंगे, 1 2 3 4, तो ये 19 हो गया। उस प्रकार से 61 से 80 तक में कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेटा है। तो 1 2 3 4, 5 हो गया, फिर 1, ये 6 हो गया डेटा। उसके बाद 81 से 100 तक में कितना डेटा है? 2 डेटा है, इसका मतलब 2 लाइन खींच देंगे, हो गया टैली मार्क। यदि इसको ठीक से लिखेंगे तो इस प्रकार से ये आएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मिलान चिन्ह इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में करना कुछ नहीं है, जो हमने मिलान चिन्ह बनाया है इसको अंक में लिख देना है। कितना लाइन है इसमें? 3 लाइन है, तो 3 मान देंगे। इसमें कितने हैं? 5 5 10 डेटा था, तो 10 लिख देंगे अंक में। इसमें 19 लिख देंगे, उसी प्रकार से इसमें 6 लिख देंगे, उसी प्रकार से इसमें 2 लिख देंगे, तो हो गया ये फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब वो संख्या 0 से 20 तक कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है तो 3 आया, इसमें 10 बार आया है तो 10 लिखा गया इसमें, यही है बारंबारता। अब आते हैं क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह की तरफ। तो वर्ग चिन्ह क्या है? ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है। जैसे यहाँ 3 है डेटा, उसके बाद फिर इसमें 10 मिला है, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13, तो इसका वर्ग चिन्ह हो गया 13। फिर 13 और 19 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 32 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और फिर 38 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही इसका वर्ग चिन्ह है, बहुत आसान है ये। तो ये जो टेबल बनी है, इसी टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता वितरण सारणी। जैसा उद्देश्य होता है उसी प्रकार का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं, वर्गीकरण के प्रकार को। टोटल 4 प्रकार है वर्गीकरण का। एक है क्वालिटेटिव, जिसको कहते हैं गुणात्मक। फिर उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक। फिर है ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थानिक। और क्वालिटेटिव का जस्ट उल्टा होता है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। तो चारों प्रकार को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक। इसमें क्या होता है? टाइमली एक डेट या ईयर या कुछ समय रहेगा एकदम निश्चित क्रम में सजा हुआ। देखिए यहाँ पे ईयर है 1901, फिर 1911, फिर 1921, इस तरह से डेट सजा हुआ है टेबल में। तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ भी देखिए, अभी जनरल इलेक्शन 2019 लोकसभा 2019 का डेट अनाउंस हुआ है, किस डेट में कितने लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। तो देखिए ये भी एक सिस्टमेटिक वे में सजा हुआ है। सबसे पहला चरण है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अप्रैल को, फिर 18, 23, 29, 6 मई, 12 मई और 19 मई। ठीक है, तो ये क्रम से सजा हुआ है, इसीलिए ये हो गया कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ फार्म यानी खेतों की संख्या, जिसमें रेनफेड, कितने रेनफेड है, मतलब कौन वर्षा से सिंचित है और कौन इरिगेटेड यानी सिंचाई की सुविधा है। रेनफेड में भी है जहाँ पर अनाज उगाया जाता है, यानी तो सब्जी और फल फूल दूसरा सब चीज उगाया जाता है। फिर यहाँ पे सिंचाई सिंचित खेत में भी है, अनाज है एक तरफ और एक तरफ है फल फूल है। उसी प्रकार से टोटल पॉपुलेशन को 2 भागों में बांटा गया है, लिटरेट और इलिटरेट यानी शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित में भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। फिर इलिटरेट में भी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो इसमें डेटा में कहीं आपको नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए इसको कहते हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक वर्गीकरण। अब आते हैं जियोग्राफिकल यानी स्पेशियल यानी हिंदी में कहें तो भौगोलिक या स्थानिक। इसमें क्या रहेगा? जो ज्योग्राफी के हिसाब से ये बांटा हुआ रहेगा। जैसे देखिए कंट्री क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है कंट्री की, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये देश के नाम है। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ज्योग्राफिकल एरिया में यदि कोई डेटा डिवाइडेड हो तो उसको कहेंगे भौगोलिक वर्गीकरण। तो ये देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। इस डेटा में ये कंट्री का नाम दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, हर एक देश की कितनी पॉपुलेशन है और फिर टोटल उसका रेवेन्यू कितना है, ये डेटा दिया हुआ है। तो ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक वर्गीकरण। तो इसमें देखिए
स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और उसने मैथ में कितना मार्क्स लाया है वो मार्क्स लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव वर्गीकरण है। इसमें भी देखिए स्टूडेंट का नाम है और यहाँ हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये क्वांटिटी है ना, ये नंबर है ना, इसीलिए इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वर्गीकरण यानी मात्रात्मक वर्गीकरण। इससे पहले कि वीडियो को खत्म करें, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। एक डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय महेंद्र सिंह धोनी इन 2016 इन 30 ओडीआई मैचेस। महेंद्र सिंह धोनी ने 30 एक दिवसीय मैच में 2016 में इतने रन बनाए हैं। ये डेटा दिया हुआ आपके सामने। आपको जवाब क्या देना है, एक एरे क्लासिफिकेशन कीजिए इस डेटा का। सेकंड जवाब क्या देना है आपको, रेंज निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। और तीसरा क्या करना है आपको, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा का। आप इसको एक सादे पेज में बनाइए, अच्छा से सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से इसमें आपको जवाब देना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर होगा। और फिर उसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका एक फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में उसको पेस्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स के अगले वीडियो में। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।